हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या हम इनको कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स और डिवाइसेस। लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस हमने देखा था। अब हम इनके टाइप्स जो है अवेलेबल जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली दो तरह के जो है मेथड्स होते हैं जिनमें हमने इनको डिवाइड कर रखा है। ये दो तरह के डिवाइसेस हम कहते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी किन्हें कहा जाता है? जिन्हें पर्सन किसी भी टाइम पे यूज या फिर उनको रिमूव कर सकता है, जिनको कि हम कहेंगे दीज आर रिवर्सिबल मेथड। और परमानेंट मेथड्स वो मेथड्स हैं जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैमिली, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद वो फर्दर कंसेप्शन नहीं चाहते हैं तो उसके लिए एक वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो परमानेंट मेथड उस केस में यूज किए जाते हैं। अब टेम्परेरी सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए इनका यूज किया जाता है टेम्परेरी मेथड्स का, क्योंकि ये कंसेप्शन को रोकने के लिए या फिर बच्चों के बीच में, चिल्ड्रन के बीच में एक गैप पीरियड को मेंटेन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इनको भी आगे हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आएंगे नेचुरल मेथड्स, देन बैरियर मेथड्स, देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स, आईयूडीज। तो इनके आगे भी सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेरी मेथड विच अ पर्सन कैन यूज और रिमूव एट एनी टाइम, तो ये क्या होंगे? रिवर्सिबल। और परमानेंट मेथड, दीज आर अडॉप्टेड व्हेन फैमिली ऑफ अ पर्सन इज कंप्लीट, इट इज नियरली इरिवर्सिबल मेथड। ये इरिवर्सिबल मेथड इन्हें हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद नेचुरल मेथड्स। अब आ जाती बात नेचुरल। नेचुरल मीन्स कोई ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी डिवाइस को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेचुरली ही हम इस तरह की जो है प्रिकॉशंस रखें कि कंसेप्शन ना हो पाए। इन दिस मेथड नो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये याद रखने वाली बात है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं होती है। तो इनका प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करते हैं? दीज मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम नेचुरली। ध्यान रखना है, नेचुरली ही स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग है उसको अवॉइड करना, और अवॉइडिंग द डेज ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन आपको पता था, ओव्यूलेशन क्या होता है? पासिंग ऑफ और ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू ओविडक्ट। जब ओवरी से ग्रेफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज होके किस स्टेज में? सेकेंडरी oocyte स्टेज में कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो उस प्रोसेस को ना होने देना, रोका जा सकता है। ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, ओवम ओविडक्ट में ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए गैमीट अवेलेबल ही नहीं होगा। अब इसमें कोई भी डिवाइस यूज नहीं की जा रही है, तो इसके भी आगे टाइप हैं। सबसे पहला सब टाइप है नेचुरल मेथड में आता है पीरियोडिक एब्सिनेंस। पीरियोडिक मीन अ सर्टन पीरियड, एब्सटिनेंस मीन टू एब्सटेन। एब्सटेन उस पीरियड को छोड़ देना, एब्सटेन करना, तो उसको बोलते हैं एब्सिनेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज रिदम, इसको रिदम मेथड भी कहा जाता है। क्या होता है इसमें? इन दिस मेथड कपल्स अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम क्वेटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें अवॉइड किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 to 17 डेज जो होता है, 10 to 17th डे जो है, इसको इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि हमें पता है, वैसे तो हमें बताया जाता है कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, लेकिन ये एक पर्सन टू पर्सन इसमें वेरी होता है। तो मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं 10 to 17 किसी भी डे में ओव्यूलेशन अगर हो जाता है तो वहाँ पे ओव्यूलेशन के मैक्सिमम चांसेस हम मानते हैं। तो ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड डेज होते हैं तो उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाता है। वी नो द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन से पीरियड में? 10 to 17 डेज। सो बाई अवॉइडिंग दीज डेज
कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो इन डेज को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो कंसेप्शन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। कंसेप्शन मीन फर्टिलाइजेशन। अब सेकेंड मेथड आ जाता है इसमें कोएटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड इसको कहा जाता है। कोएटस आप सभी को पता है, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंटरप्टस, that is interruption of sexual intercourse. In this method, penis is withdrawn from vagina before ejaculation. तो इसमें क्या है, withdrawn of penis जो है before ejaculation ही होता है, so that release of semen जो है वो inside female reproductive tract ना हो पाए, so that insemination does not takes place inside the female reproductive tract. अब थर्ड आ जाता है इसका थर्ड सब पार्ट, दैट इज लैक्टेशनल एमनेरिया। ये बहुत बार आता है। तो इसमें क्या है, लैक्टेशनल एमनेरिया, लैक्टेशन होता है फीडिंग ऑफ यंग वंस। एमनेरिया वर्ड जो टर्म है वो कहाँ से आई है, एमनेरिया लैकिंग, अगर किसी रीजन की वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो लैक हो, वो नहीं हो पा रहा हो, मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंट हो किसी भी रीजन की वजह से, तो उस कंडीशन को हम एमनेरिया कहते हैं। अब इस मेथड का क्या बेसिस है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी और पार्चुरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर फॉर अबाउट 6 months, but it is conditional. It means it happens only if complete lactation is there. It is because if no menstruation takes place, no release of gonadotropin and further events also inhibited. अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। लैक्टेशनल एमनेरिया, एमनेरिया मीन मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो लैकिंग होती है, उसकी नहीं हो पाता है, किस वजह से, आफ्टर द बर्थ, बेबी का बर्थ होने के बाद अप टू 6 month मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट रहता है। लेकिन वो एब्सेंट किस वजह से रहता है, उसके लिए एक कंडीशन है, कंप्लीट लैक्टेशन। अगर कंप्लीट लैक्टेशन हो, बेबी की फीडिंग कंप्लीट की जा रही हो, तो उस केस में गोनेडोट्रोफिन्स जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, उस वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। तो उस पीरियड को सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस पीरियड में ओव्यूलेशन भी नहीं होती है। तो 6 month के इस पीरियड को सेफ पीरियड माना जाता है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये 3 मेथड आपको, अब इसमें दोनों कंडीशन आपने याद रखनी है। आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे कंप्लीट लैक्टेशन होती है, इस वजह से नहीं होता है, तो उस पीरियड को सेफेस्ट माना जा रहा है। अब जो हमने नेचुरल मेथड पढ़े, तो इसमें हम चीज कुछ देख रहे हैं। सबसे पहली हमने देखी नो मेडिसिन और डिवाइसेस यूज्ड, या डिवाइस यूज नहीं हो रही है, तो इस वजह से फेलियर रेट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल ये सिचुएशंस वेरी करती हैं, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। हाँ, इसमें एक इसका पॉजिटिव थिंग है कि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है, यही इसकी एक सिंगल एडवांटेज है। लेकिन इस मेथड में फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ये एक रिलायबल मेथड नहीं माना जाता है। अब आ जाती है बात नेक्स्ट मेथड की, दैट इज बैरियर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग विद द हेल्प ऑफ अ बैरियर डिवाइस। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, किस वजह, किसकी हेल्प से प्रिवेंट किया जा रहा है, कोई ना कोई डिवाइस इसमें यूज की जा रही है। तो ये जो बैरियर डिवाइसेस हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल होती हैं। इन मेल के केस में इनको कहा जाता है कॉन्डम्स, और फीमेल के केस में कॉन्डम्स भी अवेलेबल होते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। फीमेल के लिए इसके अलावा डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स हैं और वॉल्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये तो था किस तरह से जो बैरियर मेथड हैं वो उन पर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्डम्स। व्हाट आर कॉन्डम्स?
These are barriers which are made up of thin rubber or latex sheath. किससे बने होते हैं? रबर और लेटेक्स शीथ. These are used to cover penis in males. और जो फीमेल के लिए कॉन्डम्स होते हैं, they cover vagina and cervix. These are inserted just before sexual intercourse. इनको जो है just before sexual intercourse इनको यूज किया जाता है so that semen would not enter into female reproductive tract. So conception is prevented. क्योंकि जो है सीमन वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं एंटर हो पाता इन बैरियर्स की वजह से, तो इसमें कंसेप्शन प्रिवेंट की जाती है. अब इसमें एक पॉपुलर ब्रांड है दैट इज निरोध, जो कि मेल्स जो है इसको यूज करते हैं. अब आ जाता है इसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी है कॉन्डम्स का. क्या बेनिफिट है? दे प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो भी हम बाकी पढ़ेंगे वो नहीं उनमें ये प्रेजेंट. सिर्फ एक ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि दे प्रिवेंट एसटीडी. एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. उनको ये प्रिवेंट करते हैं. एंड एड्स बिकॉज क्योंकि इनमें ये बॉडी फ्लूइड्स को कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, क्योंकि एज ए बैरियर बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में नहीं आते हैं. तो ये इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस का पॉइंट है. अब इन केस ऑफ फीमेल, अभी आपको बताया कि फीमेल्स में अदर मेथड्स भी हैं, लाइक अदर डिवाइसेस भी हैं, लाइक डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स. अब ये क्या है? These are also barriers made up of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover cervix during coitus. अब ये कैसे वर्क करते हैं? वही है, they block the entry of sperm through cervix. अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, और कोई भी यहाँ पे reusable नहीं है, लेकिन in case of female these diaphragm, cervical caps and vaults are reusable. और इनमें इनकी एफिशिएंसी, इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स के साथ में यूज की जाती हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स. ये कुछ क्रीम्स हैं. स्पर्मिसाइडल मीन विच किल द स्पर्म्स. ऐसी क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म का भी इन्हीं के साथ में यूज किया जाता है ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए. तो ये तो थे बैरियर मेथड विच आर यूज बाई मेल एंड फीमेल्स. जो मेल और फीमेल्स में जो कॉमन बैरियर डिवाइस है दैट इज कॉन्डम्स, और फीमेल्स के लिए जो सेपरेट हैं वो है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स.